हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस का क्लास पढ़ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु एवं पेड़ पौधे जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर हो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 5 जून 1972 को। कहाँ पे? तो स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कहेगा तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है तो ये कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण कहेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, यानी कि CFC। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट करता है। तो ये नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था ये आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व जल दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। क्योटो क्या है? तो ये जापान में है। और क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। पृथ्वी के औसत तापमान कहेगा कितना है? तो पृथ्वी के औसत तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के औसत तापमान 14 या 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा हो जाएगा? तो जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस में हो जाएगा जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसमें सबसे अधिक होता है जलवाष्प। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो ये किए थे जोसेफ फोरियर ने 1824 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। तो ये लागू किया था 1986 में। आगे देखेंगे, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 26 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो कि कहाँ पे है? एम्स्टर्डम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया था। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुआ था 2004 में। अब से देख लेते हैं, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? पर्यावरण नीति की घोषणा हुआ था 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में हुआ था, यानी कि NGT का। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। रेड डाटा बुक संबंधित है तो ये विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। इंग्लिश में हो जाएगा इकोलॉजी।
इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे रिटर कब? तो 1865 में। और अर्नेस्ट हैकेल कब किए थे? तो 1869 में। इकोलॉजी शब्द के प्रथम प्रयोग रिटर ने किए थे 1865 में, अर्नेस्ट हैकेल कहेगा तो 1869 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? तो ये हो जाएगा महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले किए थे 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम किए थे एजी टांसले 1935 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सूर्य के प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा परितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन सा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, ये हो जाएगा जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है, ये हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। आगे देखेंगे वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। एग्जाम्पल में हो जाएगा बकरी, गाय और भैंस। प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। एग्जाम्पल में हो जाएगा भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। एग्जाम्पल में कहेगा तो बाघ हो जाएगा, शेर हो जाएगा और चीता हो जाएगा। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है और ये हो जाएगा कार्बनिक एवं अकार्बनिक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्बनिक अजैविक घटक है, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा एवं वसा हो जाएगा। अकार्बनिक अजैविक घटक कौन सा है? तो मृदा, जल, वायु एवं खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु, ये होते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? तो अपघटक कहलाते हैं। और अपघटक में आते हैं कवक एवं जीवाणु। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? तो ये हो जाएंगे मानव। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है, तो ये ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो यह है बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे देखेंगे प्रदूषण के बारे में। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वह कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रदूषण। जैव विघटित प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा वाहित मल। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है, तो ये होता है शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो होता है ये शीशा से होता है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है, तो ये मस्तिष्क को पारा प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है, तो ये रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है, तो ये करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे पीएम तथा एसपीएम संबंधित है, तो ये प्रदूषण से संबंधित है। पीएम के तात्पर्य हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम के तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
वायु प्रदूषक है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। मिनीमाता रोग होता है तो पारायुक्त जल से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ तो ये हुआ है जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। आगे बढ़ेंगे, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था तो ये बना था 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अम्ल वर्षा मिश्रण है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के अम्ल वर्षा मिश्रण है। और सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है तो सबसे अधिक अम्ल वर्षा होता है नॉर्वे में। कहाँ पे तो नॉर्वे में। DDT ये होता है तो अजय अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ये हानि पहुंचाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कहेगा तो ये हो जाएगा मीथेन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उसके कारण और उसके खोज, यानी कि वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, हेनरी बैकुलर कहेगा तो हेनरी बैकुलर ये किस देश के थी तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बैकुलर ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की। हेनरी बैकुलर ने ये रेडियो एक्टिविटी तथा गामा विकिरणें की खोज की। नील बोहर कहेगा तो नील बोहर ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। नील बोहर ने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किए थे। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपसे कहेगा कि परमाणु के मॉडल की संरचना का किसने प्रतिपादित किया था, नील बोहर। इनको नोबेल पुरस्कार 1922 में दिया गया था। आगे देखेंगे, हेनरी कैवेंडिश ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की। कब तो 1766 में। जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कर न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, जेम्स चैडविक 1932। आगे देखेंगे, कोपरनिकस ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन बताए थे तो कोपरनिकस ने सौर मंडल के खोज किए थे 1540 में। आगे देखेंगे, मैडम मैरी क्यूरी के बारे में। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। इन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला था, 1903 और 1911 में। 1903 में कहेगा तो फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में कहेगा तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत दिए। परमाणु के सिद्धांत कौन दिए थे तो जॉन डाल्टन दिए थे। गुणित अनुपात के नियम भी जॉन डाल्टन ने ही दिए थे। परमाणु सिद्धांत तथा गुणित अनुपात के नियम जॉन डाल्टन नहीं दिए थे। अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि डार्विन के बारे में, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक के नाम हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डार्विन, यानी कि चार्ल्स डार्विन। इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण के भी सिद्धांत के नियम भी दिए हैं। विकास के सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत ये दिए थे चार्ल्स डार्विन और इनकी पुस्तक हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये ब्रिटिश के थे, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन की खोज कब किए थे? तो 1928 में। कब? तो 1928 में। गैलीलियो के बारे में देखेंगे। ये इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया और गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादित किया। टेलीस्कोप ने गैलीलियो जो थे टेलीस्कोप की खोज किए थे और कोपरनिकस की थ्योरी के समर्थन दिए और इन्होंने गति के जड़त्व के नियम भी दिए थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलियम हार्वे के बारे में देखेंगे। ये भी थे कहाँ के? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश ये डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन यानी कि रक्त परिसंचरण के खोज किए थे। कब? तो 1628 में। एडवर्ड जेनर के बारे में देखेंगे। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज किए थे। चेचक के टीके की खोज कौन किए थे? तो एडवर्ड जेनर किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा जोसेफ लिस्टर के बारे में देखेंगे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात कौन किए थे? तो जोसेफ लिस्टर। जोसेफ प्रिस्टले कहेगा तो ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. रोंटगन। ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की। रॉबर्ट हुक के बारे में देखेंगे। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाओं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी। उन्होंने पदार्थ की प्रत्यवस्था का भी अध्ययन किया। यानी कहेगा मृत कोशिका के खोज पहली बार किसने किया था? रॉबर्ट हुक किए थे। कब? तो 1665 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड नाभिक की खोज कब किए थे? तो 1911 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएंगे आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल ये क्या थे? खगोलज्ञ थे एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इनकी रचना के नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्टीय। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। पहली बार किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बताए थे आर्यभट्ट। आगे देखेंगे जगदीश चंद्र बोस। इनके बारे में देखते हैं। ये प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों का संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने केस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार कौन किए थे? तो जगदीश चंद्र बोस किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। आगे देखेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा बीरबल साहनी के बारे में देखेंगे। बीरबल साहनी के बारे में देखेंगे। इन्होंने फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किए थे। मेघनाथ साहा के बारे में देखते हैं। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं
थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। मेघनाथ साहा के पुस्तक हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। आगे देखेंगे डॉक्टर सलीम अली के बारे में देखते हैं। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत के बर्ड्समैन भी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर होमू जहांगीर भाभा के बारे में देखते हैं। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमू जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में देखेंगे। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा हरगोविंद खुराना के बारे में देखेंगे। इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे सतीश धवन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलोर हो जाएगा, संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक बिल्ट टनल के निर्माण में भी योगदान दिए। आगे हम लोग देखेंगे विक्रम साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।